केंद्र ने नीति आयोग की नई टीम बनाई। शाह, राजनाथ सहित 15 केंद्रीय मंत्री सदस्य, शिवराज विशेष आमंत्रित बनाए गए सदस्य। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना आतंकियों के बीच 2 बार फायरिंग। कल यही कैप्टन समेत 5 जवान हुए थे शहीद। सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। हरियाणा की नायब सरकार का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% मिलेगा आरक्षण। हरियाणा में माइनिंग गार्ड भर्ती में भी 10% का मिलेगा आरक्षण। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सूत्रों के मुताबिक खराब प्रदर्शन की ली जिम्मेदारी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात। गोरखपुर पंजाब की 2 युवतियों से 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी नीरज के पैर में मारी गोली। 2 आरोपियों कल्लू और अजय ने किया सरेंडर। और यूपी के 16 जिलों में बाढ़। 3 नदियां उफान पर। 24 घंटे में 6 मौतें हुई। कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 की मौत। 9 राज्यों में अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर राजधानी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की तैयारी अब की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर राजधानी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की तैयारी की जा रही है। ये कदम उन श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जो ज्योतिर्लिंगों के मूल स्थान पर जाकर भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हैं। डोंगरे जी महाराज थे, उन्होंने कथा में कहा था कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह बने हुए हैं और आपके मंदिर में बहुत भीड़ होती है। सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं। वो स्वयं आए थे, उन्होंने पूजा करी, कथा रही, जब तक वो दर्शन करते रहे, रोज आते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ बनाओ कि 12 ज्योतिर्लिंग एक स्थान पर हर एक बंदा दर्शन कर सके। तो उनका ही आदेश था, उनका ही आशीर्वाद था। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका को राजस्थान से लाया गया है। मंदिर के तहखाने में इनको स्थापित किया जाएगा। ये पत्थर भी जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये सारा मकराने का वहीं से आया हुआ है। एक एक पत्थर को तराशा गया है। अपने आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर स्वरूप मिले और उनको यहाँ का आशीर्वाद मिले, वैसा ही वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक अभिषेक समारोह के दौरान श्रद्धालु 28 जुलाई को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही मंदिर में कर सकेंगे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा से विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। दरअसल विधायक नीरज शर्मा ने ये आप निगम के अधिकारी, वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर यह आरोप लगाया है। नीरज शर्मा ने कहा कि एक ही विकास कार्य की निगम अधिकारियों की मिलीभगत से 2 फाइलें बनाई हुई है, जिनमें से एक फाइल 62 लाख रुपए की है तो वहीं दूसरी फाइल 50 लाख रुपए की। ऐसे में विधायक नीरज शर्मा ने अब इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर से की है और इस पर उच्च कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं विधायक नीरज शर्मा के बयानों पर पलटवार करते हुए वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर ने कहा, जो विधायक दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, असल में वह अधिकारी और अन्य दूसरे लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करता है। और एनआईटी छात्र के स्थानीय विधायक जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से एक आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 1 में एक ही जगह की एक ही काम की 2 फाइलें बनाई गई हैं, वहां पे घोटाला हुआ है। उस जो आरोप लगाया है या जो वो बात कह रहे हैं उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि एक जो फाइल है वो 62 लाख रुपए की और दूसरी फाइल 50 लाख रुपए की, दोनों ही सेम फाइल है। क्या मानता है? देखो, जो 61 लाख की फाइल है उसमें सीवर लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल और पानी की लाइन, लेकिन उसमें जो इंटरलॉकिंग टाइल है सिर्फ 4 गलियों की है जिनको उखाड़ के दोबारा लगाना है। के पेट नहीं भरे। इसका ताजा उदाहरण मेरी राजीव कॉलोनी का। राजीव कॉलोनी के अंदर 62 लाख का टेंडर हुआ। प्रेरणा पॉकेट के अंदर लगभग 1200 स्क्वायर मीटर सीवरेज की लाइन डलने का, 1677 स्क्वायर मीटर पानी की लाइन डलने का, 1810 स्क्वायर मीटर पुरानी टाइलें उखाड़ के वहीं उसी जगह लगाने का।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से सिरसा जिले की टेंशन बढ़ती जा रही है। मानसून के उफान पर होने के चलते सिरसा में बाढ़ का डर सता रहा है। सिरसा जिला प्रशासन मानसून को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में सिरसा के डीसी आर के सिंह ने सिरसा जिला के सभी अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। डीसी आर के सिंह ने इस बाबत सिरसा जिला के सभी आपको बता दें सभी आला अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें उचित प्रबंधन करने के आदेश भी दिए हैं। से संबंधित एक अहम बात है। हमारे किसी पत्रकार साथी ने जो बड़ा अच्छा अभी बात की थी कि जी फ्लड रोकने की तैयारी कर रहे हो। फ्लड रुक नहीं सकती, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं तो आएंगी, उसको हम कितना बचाव कर सकते हैं, कितना उसको हमारे जिले से नदी के द्वारा आगे भेज सकते हैं, उस पानी को जो फ्लड का रूप धारण ना करे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमारे 82 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे पिछले इतिहास के हिसाब से यानी कि पिछले 15-20 साल में जहां पे फ्लड ज़्यादा आया है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हर जगह पे, हर ऑफिस के अंदर, आपके थ्रू भी मैं बार बार कहता हूँ कि गांव के उन पॉइंट्स को सभी के पास पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक इस इशू को इस ढंग से मैंने लिया है कि जैसे जब कोई फ्लड आएगी तो 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं। 112 नंबर पे फ़ोन करने वाले जो गाड़ी जाएगी उसको क्या ज़्यादा क्या पता वो गाड़ी जा सकती है, वो आगे फ़ोन करेगा। तो मैंने सभी को सेंसिटाइज इस ढंग से किया है कि हमारा जो नंबर है फ्लड कंट्रोल रूम का 248-882, वो सबको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। गुजरात के बनासकांठा जिले के किसानों ने केंद्रीय बजट से पहले कई मांगे रखी हैं। इनमें डीजल और मवेशियों का चारा सस्ता करना शामिल है। आपको बता दें एमएसपी की गारंटी देना भी इसमें शामिल है। बनासकांठा न सिर्फ देश बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले जिलों में से एक है। दूध कारोबारियों का कहना है कि सरकार मदद करे तो उनका कारोबार और आपको बता दें और भी बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। गुजरात के बनासकांठा जिले के किसानों ने केंद्रीय बजट से पहले कई मांगे रखी हैं। इनमें डीजल और मवेशियों का चारा सस्ता करना और एमएसपी की गारंटी देना भी शामिल है। बनासकांठा न सिर्फ देश बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले जिलों में एक है। दूध कारोबारियों का कहना है कि सरकार मदद करे तो उनका कारोबार और बढ़ सकता है। हमको सरकार से ये उम्मीद है कि जो हमारा पशु आहार जो आ रहा है गाय भैंस को खिलाने के लिए, उनमें टैक्स फ्री होना चाहिए। और जैसे सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट बनाई है और एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए तुरंत पहुंचते हैं, इसी तरह सरकार के पास हम यह उम्मीद रखते हैं कि जो ये पानी माला जल माला प्रोजेक्ट बनाए, ये बजट कंपनी और फैक्ट्री के लिए बहुत फलत है, वो किसान के लिए नहीं फलत है। मैं ऐसा ही आवेदन करता हूँ साहब जी को, हमारा पशुपालन के लिए, हमारी खेती के लिए वो बजट जो फलत है वो तो किसान अच्छा काम करते हैं। और किसान के लिए बहुत दिक्कत आती है, क्यों पानी नहीं है, घास चारा विचा दिलाते हैं, हम सब पूरे किराए से लाते हैं। तो सर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपका बजट हमारे फेवर में तो जो आता है तो हमें और तो अच्छा रहेगा। कई लोगों का कहना है कि बजट में दूध कारोबार से जुड़ी मशीनों पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये बिजली दरों में भी कटौती चाहते हैं। जो मिल्चिंग मशीनें पशुओं के लिए आते हैं, शेड बनाते हैं, उसमें सब्सिडी की जो वो टकावारी है वो उसमें भी बढ़ोतरी करे तो किसानों को फायदा होता है। और दूसरी चीज़ों में जो पशुधन है उसमें अमुक चीज़ों में जीएसटी लगती है तो वो फ्री करना चाहिए। फिर बिजली की बात आती है तो वो कॉमर्शियल कैटेगरी में आती है। हमारे यहाँ पानी का तल बहुत ऊंडा गया है, ऐसे पशुपालन में दूध का दाम कम पड़ता है। और राजस्थान में जैसी तरह 2 रुपया सब्सिडी मिलती है, ऐसे गुजरात में पण 2 रुपया सब्सिडी मिले तो किसानों को राहत मिले पशुपालन। और बनासकांठा जिला उम्दा किस्म के आलू की खेती के लिए भी मशहूर है। यहाँ से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आलू निर्यात किया जाता है।
किसानों की मांग है कि सभी फसलों को एमएसपी की गारंटी मिले। वे सभी फसलों को एमएसपी की जो गारंटी का कानून बनाना चाहिए। जो कानून के तहत जो हम पैदावार फसल तैयार करेंगे तो पूरा दाम मिलेंगे। किसान को बहुत दिक्कत हो रही है, वो ठंडी में, धूप में और सर्दी में वो काफ़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है और इस देश के जो करोड़ों लोग जीवा जून का वो पेट भरता है, तो उनको सही दाम न मिलने से कई बार किसान आत्महत्या कर लेता है और उनके परिवार काफ़ी कठोर स्थिति में हो जाते हैं। कुछ किसान महंगे यातायात को खेती के विकास में रुकावट मान रहे हैं। बजट में हम कहना चाहिए कि ये डीजल का दाम दिन में दिन बढ़ रहा है, तो हमारी मांगे ये है कि वो किसानों को डीजल मिल रहा है उसमें सब्सिडी मिलना चाहिए और उसमें सब्सिडी मिलने तो किसान को पहुँचना चाहिए न कि, लेकिन किसान को नहीं बढ़ता। बहुत परिवर्तन महंगा हो रहा है, दिन में दिन महंगा हो रहा है। सरकार से हमारी बहुत मांग है कि डीजल में किसानों को सब्सिडी मिलना चाहिए। बनासकांठा जिले के मवेशी और सब्जी किसानों को उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट में उनकी मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गुजरात के बनासकांठा में आपको बता दें, साबरकांठा में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में इन बच्चों की मौतों से तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन बच्चों को बचाया नहीं जा सका और इन बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। गुजरात के साबरकांठा में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई है। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती इन बच्चों को तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। जांच के लिए चांदीपुरा वायरस के मरीजों के ब्लड सैंपल पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। इनमें से एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाकी बच्चों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। 8 बच्चे आए थे जो सस्पेक्टेड थे और क्लिनिकली में हमें वायरल एनसेफेलाइटिस लग रहा था। वो 8 बच्चों में से अनफॉर्चुनेटली 6 बच्चों की मौत हुई है। 2 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट है और इम्प्रूविंग है। अस्पताल प्रशासन ने ज्यादा मरीजों के आने की आशंका के चलते 20 बेड और तैयार कर लिए हैं। चांदीपुरा वायरस से बुखार आता है, इसमें फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। ये बहुत तेज इंसेफ्लाइटिस होता है जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है। ये मच्छरों, टिक्स और सैंडफ्लाइज जैसे वेक्टर से फैलता है। अभी तक इस इन्फेक्शन की कोई कामयाब दवाई जानकारी में नहीं है। अभी यहाँ पे सस्पेक्टेड वायरल एनसेफेलाइटिस के 2 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट में हैं और मेन तो पेरेंट्स को या वही कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों में हाई ग्रेड फीवर रहे, बच्चा बेहोश अवस्था में रहे, खींच आए, ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो तो आप तुरंत ही बच्चों के डॉक्टर का संपर्क करें। कुल मिलाकर पूरे गुजरात में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 14 हो गई है। इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या भी 8 हो गई है। साबरकांठा, अरावली, महिसागर, खेड़ा, मेहसाणा और राजकोट जिलों से नए मामले सामने आए हैं। पड़ोसी राज्यों से भी 3 मामले सामने आए थे। इनमें से 2 राजस्थान से और 1 मध्य प्रदेश से था। इन तीनों का ही इलाज गुजरात में चल रहा था, जिनमें से राजस्थान के एक मरीज की मौत हो चुकी है। गुजरात के 26 रिहायशी इलाकों के 8,600 घरों में 44,000 से ज्यादा लोगों की एहतियातन स्क्रीनिंग भी की गई है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। राजस्थान में टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, जयपुर की सब्जी मंडियों में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। कमोबेश देश की हर मंडी और बाजारों में यही रेट पहुंच चुके हैं। टमाटर की आसमान छूती कीमतें दुकानदार और खरीदार दोनों को लाल करती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में टमाटर की कीमत बढ़ती जा रही है। जयपुर की सब्जी मंडियों में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। टमाटर की आसमान छूती कीमतें दुकानदार और खरीदार दोनों को लाल कर रही है। थोक व्यापारियों के मुताबिक महीने भर पहले टमाटर 15 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा था।
मौसम की बेरुखी और परिवहन लागत में बढ़ोतरी से सप्लाई कम हो गई है और कीमतें आसमान छूने लगी हैं। महीने भर पहले तो टमाटर वही चल रहा था 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, हाई एच बढ़िया क्वालिटी। धीरे 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 2-2, 3-3 दिन में 10-10, 20-20 रुपये बढ़ गए। आज थोक में बिका 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, जिसमें 80 वाला यहाँ आके 90-100 पड़ जाता है। और यहाँ अभी बाजार इतना डाउन पड़ा है कि 90-100 यहीं बेचना पड़ रहा है। वहाँ के हिसाब से बिकना चाहिए 120। माल की 3-3 किलो छेद निकल जाती है, दागी निकल जाता है। 80 वाले पे 7% टैक्स है, ₹2 किलो भाड़ा लगता है। 90 तो तुल के पड़ जाता है। वो तो जब है जब माल पूरा फ्रेश है, अगर दागी है तो 100 से ऊपर ही हो जाता है। व्यापारियों को डर है कि हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें और बढ़ सकती है। टमाटर का तो बहुत तेज भाव हो गया है, कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। 5 किलो लेने वाला 1 किलो ले रहा है और 1 किलो वाले बेचारे पाव भर ले रहे हैं, माल ही नहीं बिक रहा है। और 1 महीने पहले 20 रुपये किलो था, अब 100 रुपये किलो और 120 रुपये किलो, बल्कि 150 तक का भाव है टमाटर। कारण ये है कि अपने यहाँ का जो लोकल टमाटर जो आता था आसपास का, चोमू का, बस्सी का, शाहपुरा का, ये अब क्या है, बरसात की वजह से कुछ तो नष्ट हो गया। अभी बाहर का आ रहा है, पड़ोसी राज्य का टमाटर आ रहा है। इस टाइम पे टमाटर आ रहा है बेंगलोर से, तो इस कारण भी थोड़ा भाव तेज है। टमाटर की कीमत से खरीदार भी परेशान है। ऊंची कीमतों ने घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। 5 गुना दाम बढ़ गए। 10-15 रुपए किलो टमाटर थे जो 5 गुना हो गए। फर्क पड़ रहा है, ये महीने का कम से कम मान के चलो आप, मेरे 500 रुपये का फर्क पड़ गया। एक घर के लिए 500 रुपये का महीने का तो टमाटर मसर हो रहा है। बाकी महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपने स्तर पे कुछ करे ताकि कस्टमर को कम रेट पे टमाटर मिल सके। आम जनता के ऊपर ये फ़र्क पड़ रहा है कि क्वांटिटी में जो 1-1 किलो लेते थे वो पावर पे आ गए। सब चीज़ें महंगी है, कोई भी सब्जी 100 रुपये 80 रुपये से कम है ही नहीं। बाकी जो टमाटर 15-20 दिन पहले, अब 1 महीने पहले 40 रुपये किलो मिल रहा था, 30 रुपये किलो मिल रहा था, आज 100 रुपये किलो हो रहा है। देश में टमाटर की खेती 8 से 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर होती है। इसके बड़े हिस्से को लगातार बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए किलो से ज्यादा थी। दूसरी जगह पर भी टमाटर काफी महंगी बिक रही थी। टमाटर की सप्लाई सामान्य होने पर ही कीमतें कम होने की उम्मीद है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर महाराष्ट्र से है, जहां डोंबिवली से पंढरपुर जा रही प्राइवेट बस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे का शिकार हो गई थी। बस में 54 सवारियां सवार थीं, जिसमें 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायलों को एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिनका हालचाल लेने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे हॉस्पिटल पहुंचे और मुलाकात करके आर्थिक मदद का ऐलान किया। सीएम ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद और घायलों को मुफ्त इलाज की घोषणा की है। साथ ही मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। और इस बीच छत्तीसगढ़ से अहम खबर सामने आ रही। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही, छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली के पास बड़ा एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें, 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा है। गढ़चिरौली के पास 12 नक्सली ढेर किए गए हैं। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के पास ये एनकाउंटर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली के पास ये बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला है। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है, जबकि दर्जनों नक्सली घायल बताए जा रहे हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना सामने आई है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और ऐसे में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 नक्सली ढेर किए गए हैं। 12 नक्सलियों का एनकाउंटर सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली के पास ये एनकाउंटर किया गया। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। केंद्र सरकार इसी महीने की 23 तारीख को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में किसानों ने फसल का सही दाम मिलने की मांग की है। किसान चाहते हैं कि सरकार को कृषि में बढ़ती लागत को कम करने के लिए सरकार कदम उठाए। बजट किसानों के लिए सबसे पहले तो लाभदायी होना चाहिए,
उनके फसल के उचित मूल्य मिल सकें। चाहे किसी भी फसल हो, धान हो, टमाटर हो, चाहे अन्न हो, वो जो लगाते हैं उस फसल का सही दाम उनको मिले। हम उनसे पहला उम्मीद करते हैं। दूसरा, जो खाद बीज वगैरह है उसका दाम एक उचित हो, जो किसानों को सस्ते दर पर पड़े, ताकि उसका उपयोग करें और फसल का अच्छा पैदावार कर सकें। मनमाना रेट जो लगाते हैं उसमें मतलब कंट्रोल किया जाए। सोसाइटी में भी जो खाद आता है उसमें भी कभी कभी नकली खाद आ जाता है, मिक्स खाद दिया जाता है, उससे भी फसल का नुकसान होता है, जिससे सही फसल नहीं हो पाता है। उपकरणों में तो देखिए वैसा है कि अब खेती की सारी विशेषकर ट्रैक्टर से खेती होता है, तो ट्रैक्टर जो खेती होता है तो ट्रैक्टर के भाव में आता है। वैसे मान लीजिए पहले जो है 200-400 रुपये जोताई देते थे घंटे में, अब 400-500 डीजल के भाव पर होता है। जैसे डीजल की प्राप्तता होता है उसकी भाव बढ़ता है तो बढ़ाते हैं, तो अभी सब चलेबुल ही चल रहा है, ट्रैक्टर से विशेष खेती हो रहा है। मतलब आपका ये है कि महंगाई कम करे, डीजल के रेट कम। हाँ, डीजल वगैरह, डीजल पेट्रोल का जो ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा ही होता है, जोताई का भाव कम हो जाएगा। किस टाइप का पॉलिसी? मान लीजिए उसका रेट भी थोड़ा 25-30 तक आता तब ना ठीक रहता, तो 20-22 रुपये किलो गेहूँ बेचते हैं, उसमें भी कोई पोसाई नहीं है। एक तो सिंचाई का साधन नहीं है, तो धान तो खरीद ही रहा है, अब थोड़ा खाद में छूट दे देता कि सीसी में तो 0% है ये है। हाँ, और ये लोन छूट कर देता है, जो हम लोगों का लोन था छूट हो जाता, और डीजल में छूट दे देता, पेट्रोल में दे देता, और कुछ खाद्य सामग्री में दे देता छूट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के किसानों की मांग है कि केंद्रीय बजट में खाद की बढ़ती कीमतों को कम करने के उपाय करने चाहिए। उनके मुताबिक खाद की ऊंची कीमतों से मुनाफा न के बराबर हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के किसानों की मांग है कि केंद्रीय बजट में खाद की बढ़ती कीमत कम करने के उपाय करने चाहिए। उनके मुताबिक खाद की ऊंची कीमत से मुनाफा न के बराबर हो रहा है कि खाद में जो महंगाई हो गई, ठीक ना, कभी 300-400 की डीएपी आज 1700, 1600, 1800 मिल रही है, और यूरिया के भी वही भाव है, और दवाइयाँ अगर हम लेने जाते हैं कीटनाशक दवाइयाँ तो इतनी महंगी हैं कि हम लोगों के बजट से बाहर है। अब हम लोग इतना परेशान रहते हैं कि अगर 5 एकड़ में, 10 एकड़ में, 2 एकड़ में जो भी किसान खेती करता है तो हम लोगों का वो पूरा नहीं हो पाता। तो हमारा मानना ये है कि इन सब बंदिशों को, जो खाद की महंगाई है, बीजों की महंगाई है, इनको थोड़ा कंट्रोल करें। कुछ किसानों की शिकायत है कि ऊंची कीमत की वजह से वे सस्ते खाद खरीदने पर मजबूर हैं, जिनकी क्वालिटी खराब होती है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फर्टिलाइज़र्स बहुत महंगे हो गए हैं, और आप अगर सोचो कि फर्टिलाइज़र डालना है तो सोचना पड़ जाता है, उसके बाद फर्टिलाइज़र भी हमें नकली मिल जाते हैं, तो इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। आपको एक कानून बनना चाहिए कि भाई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनीज़ को अलॉट होना चाहिए। ये नहीं कि सारी कोई भी कंपनी खोल रही है, किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, हो सकता है खेत के खेत बैठ जाए हमारे। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें बिजली, पानी और खेती के लिए जरूरी इनपुट पर सब्सिडी दे। वे पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की रकम बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि मिल रही है, ऐसा लगता है कि उसकी बढ़ोतरी की आज आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि भारत सरकार इस पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करेगा और इसको निश्चित रूप से एक सम्मानजनक स्थिति में लेकर जाएगा और बढ़ाएगा। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट है किसानों के अनुकूल, किसानों के लिए सस्ती खाद, सस्ती बिजली, सस्ते पानी मिलना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। जो उपकरण हम लोग को उपलब्ध कराने, लाइट है, जैसे बिजली है, वो जो बीज खाद है, इसमें सब्सिडी, और साथ में क्या सही टाइम पे उपलब्ध कराएं, अच्छी क्वालिटी की जो बीज उपलब्ध कराएं, और खाद है, खाद के लिए एक एक बोरी के लिए परेशान हो रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही, ना मंडियों में मिल पा रही है, ना सोसाइटियों में तो कभी खाद नहीं मिल पाती है। तो सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी नया बजट आ रहा है इसमें खाद बीज हमको उपलब्ध कराया जाए और अच्छी क्वालिटी कराया जाए। कुछ किसान बीज खरीदने और मानक कीमत पर फसल बेचने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की भी मांग कर रहे हैं। देश की कृषि और देश के किसान के लिए एक राष्ट्रीय कृषि नीति बननी चाहिए, जिसमें ये हो कि किसान के लिए उसकी उपज विक्रय किस तरीके से होगी, किस रेट पर होगी,
उसे खाद कैसे मिलेगी, उसे पानी कैसे उपलब्ध होगा, कैसे बिजली मिलेगी और किस दाम पर ये सारी चीज़ें हैं जो हम कुल मिलाकर यदि कहें तो एक किसानी का इनपुट है। आदान सामग्री किस दर पर मिलेगी जिससे कि उसकी लागत निर्धारित होगी। खेती के एक्सपर्टों की सलाह है कि सरकारी नीतियों का ध्यान सीमांत किसानों पर ज्यादा होना चाहिए। ऐसे किसानों पर महंगे खाद और इनपुट का ज्यादा असर पड़ता है। मार्जिनल फार्मर हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनको जाती है। बड़े फार्मर्स तो अपने जुगाड़ से या पैसे के बल पे फर्टिलाइजर दवाइयों को प्रबंध कर लेते हैं, पर जो मार्जिनल फार्मर है 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ तक के, उनको काफ़ी दिक्कत आती है ना। दूसरा, केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं पर उनका बेनिफिट जो है मार्जिनल फार्मर तक नहीं पहुंच रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। जबलपुर के किसानों को उम्मीद है कि एनडीए सरकार के बजट में उनकी परेशानियां दूर करने के उपाय जरूर होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी डेरे के लोगों ने बुधवार को मुहर्रम का जुलूस निकाला। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाले गए इस जुलूस में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने शिरकत की है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी डेरे के लोगों ने बुधवार को मुहर्रम का जुलूस निकाला। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाले गए इस जुलूस में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने शिरकत की। तो देश की बात की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।